हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। व्याकरण की इस महायात्रा में मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। अब सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि क्रिया क्या होती है। आज मैम ये क्रिया जैसा आसान सा टॉपिक क्यों पढ़ाने वाली हैं। तो भाई जानना है हमें ये कि क्रिया कैसे पहचानी जाती है, कितने भेद होते हैं उसके, तो ये सब हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए कि सामान्य रूप से क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया कुछ ऐसे शब्द जिन्हें बोलते से ही हमें किसी व्यक्ति की उस स्थिति का अंदाजा हो जाता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे अगर कोई घर पर आया फोन और फोन पर आपसे पूछा गया, हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो आप क्या जवाब देते हैं? बैठा हूँ, खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो एक शब्द बताते हैं उससे सामने वाले को बिना देखे पूरा एहसास हो जाता है कि हाँ वहां पर ये चल रहा है। परीक्षा के दिनों में जब एक दूसरे से छुपा छुपा के पढ़ाई की जाती है, तब आपके मित्र का अगर फोन आता है और वो पूछता है हाँ भाई पढ़ लिया, नहीं मैं तो सो रहा हूँ, तो आपने बस बता दिया सो रहा हूँ, तो वो भी निश्चिंत होकर थोड़ी देर सो लेता है, क्योंकि उसको उस समय ऐसा लगता है कि चलो ये भी नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ता, ठीक है, जब वो पढ़ेगा तब मैं भी पढ़ लूंगा। तो एक शब्द से आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है कि काम ये हो रहा है या ये नहीं हो रहा है। अब ये तो हुई क्रिया। अब जानेंगे आज हम कि क्रिया को पहचानते कैसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ इस पूरी यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय जिसका नाम है क्रिया। जिन शब्दों से परिभाषा जानते हैं सबसे पहले तो, कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के बारे में जानकारी हासिल होती है वो कहलाती है क्रिया। ठीक है, लिखना, नाचना, खाना, गाना, पढ़ना, सोना, सारा दिन सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, बल्कि सोने के बाद भी हमारा मस्तिष्क तो क्रियाशील होता है। तो सोने तक, सुबह जागने से लेके उठने तक हम जाने कितनी क्रियाएं करते हैं, कुछ तो हमें पता होती हैं और कुछ अनजाने ही हमारे शरीर में चल रही होती हैं। पढ़ना, हंसना, खेलना, बोलना, गाना, सोना, उठना, बैठना और भी ना जाने क्या क्या। तो इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो कहलाती है क्रिया। अब यहाँ पर किसी काम को करने वाला जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस समय पढ़ा कौन रहा है आपको? मैं पढ़ा रही हूँ। इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं। इस समय मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की। तो जो काम को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो कर्ता यानी करने वाला, उस काम को करने वाला। तो काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे अंशु नाचने लगी, अंशु को आज बहुत खुशी हुई, नई साइकिल आ गई है और वो खुशी के मारे नाचने लगी। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुई? अंशु हुई। इस वाक्य में नाचने का जो कार्य है वो अंशु के द्वारा किया जा रहा है, अतः यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन है? अंशु है। अब होती है एक और नया शब्द, यहाँ पर आप देखेंगे धातु। क्रियाओं का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। ये शब्द आपने संस्कृत में भी सुना होगा। क्रिया शब्दों के निर्माण जो होते हैं वो धातुओं से ही होते हैं, और धातु मतलब उसका ओरिजिनल वर्जन जिसे हम कहें। जैसे लिखना क्रिया की धातु लिख है, ठीक है। मेन क्या था? मूल धातु क्या थी? लिख। अब इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं अपनी क्रिया के आधार पर, लिखना या फिर लिखता, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें ना, ता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या फिर लिखवाना, लिखवाया, इस प्रकार से हमने एक लिख शब्द से कितने सारे शब्द बना लिए। यहाँ पर ये जो है ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और ये आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। लेकिन इसका जब भी मूल शब्द पूछा जाएगा आपसे, मूल धातु पूछी जाएगी, तो वो क्या है? सिर्फ लिख होगी। उसमें आप प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, नए नए शब्द बनते जाएंगे, क्रिया के हिसाब से बदलाव होता रहेगा। जो क्रिया के मूल शब्दों के मूल रूप में होता है वह अंश धातु कहलाता है। जैसे खा, जा, पढ़, चल। अब इनको आप अपने हिसाब से कैसे बदलते हैं? आवश्यकता के अनुसार। खा तो खाना, फिर खाया, खाना, खिलाना, खिलवाना, तो ऐसे आप बदल लेते हैं। जा से जाना, जाएंगे, जाओ, जाया, तो बहुत सारे शब्द आप खुद से बना लेते हैं। पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़वाना, पढ़ाई, तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यय लगा लगा कर इनकी जो क्रिया का मूल रूप है उसको हम
बदल देते हैं। चल से चलता, चलना, चलवाना, चलाई, बहुत सारे नए शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जाना कि कर्ता किसे कहते हैं, फिर आपने जाना धातु किसे कहते हैं। तो किसी क्रिया का मूल रूप जो होता है वो उसकी धातु कहलाता है। अब क्रिया, जैसे कि हमने संज्ञा के भेद पढ़े, सर्वनाम के पढ़े, विशेषण के पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। कितने होते हैं क्रिया के भेद? 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्या होती है अकर्मक क्रिया? अब जब भी कोई काम किया जाता है तो अगर सब कुछ क्लियर होता है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ क्लियर होता है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम उसी आधार पर, उसी से जोड़ते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े तथा जिसके साथ कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओजस्व हंस रहा है। अब ओजस्व जो कर रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, ओजस्व हंस रहा है। शेर दहाड़ रहा है। तो करने वाला जो काम कर रहा है वो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर ही रहता है। ओजस्व हंस रहा है, शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, और कर्म की आवश्यकता ना हो कि ओजस क्या कर रहा है, किसके लिए हंस रहा है, शेर किसके लिए दहाड़ रहा है, ऐसी कोई स्थिति जब तक यहाँ नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या है? इस क्रिया में कर्म भी पाया जाता है। इसमें कर्म जो है यानी क्या काम हो रहा है वो नहीं होता, लेकिन इसमें क्रिया के साथ क्या दिया रहता है? कर्म भी दिया होता है। क्रिया प्लस कर्म होता है। जैसे नेहा दूध पी रही है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ, नेहा क्या पी रही है? तो नेहा दूध पी रही है। अंशु पुस्तक पढ़ रही है। अंशु क्या पढ़ रही है? अंशु पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर आप एक और चीज देखेंगे, इन दोनों में जो एक बात है, यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या का जवाब आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जो प्रश्न होते हैं सकर्मक क्रिया में कर्म होने के कारण वहां पर आपको क्या का उत्तर मिलता है। ओजस्व हंस रहा है। अब मैं इसका क्या प्रश्न बनाऊंगी? क्या से अगर आपको प्रश्न बनाना है तो क्या प्रश्न बनेगा? ओजस्व क्या हंस रहा है, ऐसा कोई प्रश्न, तो वो प्रश्न ही गलत है। शेर दहाड़ रहा है, तो कौन दहाड़ रहा है तो बन सकता है, लेकिन क्या दहाड़ रहा है प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर लेकिन क्लियर आपको क्या का जवाब मिल रहा है? नेहा दूध पी रही है। नेहा क्या पी रही है? दूध पी रही है। अंशु क्या पढ़ रही है? अंशु पुस्तक पढ़ रही है। तो जहां पर आपको इस क्या का उत्तर मिल जाए वहां आप श्योर हो सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है, और जहां पर आपको इस क्या का उत्तर नहीं मिलता वहां पर ये उदाहरण अकर्मक क्रियाओं के होते हैं। तो इस प्रकार जहां पर क्रिया के साथ जो क्रिया है वो सिर्फ कर्ता और क्रिया होता है वो होती है अकर्मक, लेकिन जहां कर्ता क्रिया और कर्म भी होता है वो होती है सकर्मक। प्रयोग की दृष्टि से ये तो हमने अभी कौन सा पढ़ा, ऊपर आप देख लीजिए, कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। अब हम देख रहे हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रयोग के आधार पर अब आप देखेंगे कि हम जो बातें करते हैं उसमें हम क्रिया के कितने सारे रूप का प्रयोग करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले होती है जिन क्रियाओं में व्यापार का फल दोनों कर्ता पर जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया, भाई मैंने आम खाया एक सामान्य क्रिया थी, आम उठाया, धोया और खा लिया। ठीक है, मैं विद्यालय गया, मैंने निबंध लिखा, मैंने कहानी सुनाई। सामान्य क्रिया, एक करने वाला एक काम हो रहा है और वो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे वह खाना खाते खाते सो गया, तो अब खाना भी खाते खाते और सो गया, तो 2 क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, तो वो कौन सी क्रिया होंगी? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। फिर है जो क्रियाएं, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए पढ़, तो अब पढ़ में आपने
पढ़ाई लगा दिया, वाना लगा दिया, तो इस तरीके के शब्द नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य जो किसी को प्रेरणा देकर करवाया जाए। जैसे मम्मी जो जो काम आपसे कराती है वो सारे प्रेरणादायक कार्य, प्रेरणार्थक कार्य होते हैं। इसमें कर्ता जो होता है वो कार्य को स्वयं नहीं करता, वो आपसे करवाता है या किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मम्मी ने आज आपसे कपड़े धुलवाए। कैसे लिखेंगे आप? धुलवाए। पापा ने आज आपसे सफाई करवाई, धुलवाई। बनवाया, मम्मी ने आज आपसे खाना बनवाया। मम्मी ने आज आपको प्रश्नोत्तर याद करवाए। तो यहाँ पर जब काम खुद ना करके किसी दूसरे से कराया जाता है तो वो क्या होता है? यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब प्रेरणार्थक क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में बड़े ही हमसे काम करने के लिए कहते हैं और छोटे बेचारे चुपचाप करते चले जाते हैं। आप जब थोड़े से बड़े होते हैं तो आप अपने से छोटों से प्रेरणार्थक कार्य कराने लगते हैं, या फिर कई बार आप अपने से, अभी जिस उम्र में है अपने से छोटों से भी आप करवाने लगते हो। मैंने बहन से पानी मंगवाया, मैंने उससे बर्तन उठवाए, मैंने घर में बर्तन जमवाए। तो ऐसे जब काम खुद ना करके दूसरे से प्रेरणा देकर कराया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि इसमें जो मुख्य क्रिया है उससे पहले होने वाली क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ आने के पहले मैंने क्या किया? तेज तेज कार चलाई थी अपनी, तो मैंने दो क्रियाएं एक साथ की। उसके पहले मैंने यहाँ आने के पहले क्या किया? तेज गाड़ी चलाकर मैं यहाँ पर आई। या फिर मैं आपसे क्या कहूँगी, सोने के पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी और फिर मैं सो गई। तो ऐसी चीज़ें जो कि क्रिया के पहले एक जो पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आयुष ने भागकर बस पकड़ी। अब बस पकड़ना भी एक क्रिया है, लेकिन बस कैसे पकड़ी? भागकर पकड़ी, यानी एक दूसरी क्रिया उसने की, तब कहीं जाके वो बस पकड़ पाया। बच्चा रोकर सो गया, यानी वो सोना तो उसकी क्रिया थी, ये तो एक क्रिया वो कर ही रहा था, लेकिन वो कैसे सो गया? रो रो कर सो गया। उसको पापा की याद आ रही थी और वो नहीं सोना चाहता था पापा के बिना। पापा लेट ऑफिस से आए तो वो रो रो कर सो गया। तो इस तरीके से जो आप देखते हैं वो होती हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। तो यहाँ पर हमने आज क्रिया के बारे में पढ़ा। ये बहुत सामान्य सी क्रियाएं हैं जो भी हमने पढ़ी हैं। इनका डिटेल जो है वो हम एक और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो जिस काम से किसी का करना होना पाया जाए वो होती हैं क्रिया। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक और सकर्मक होती हैं, और प्रयोग के आधार पर जो हमने अभी पढ़ी, सामान्य क्रिया, फिर मिश्रित क्रिया, संयुक्त क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो ये प्रयोग के आधार पर है कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आज जो क्रिया हमने पढ़ा है, तो बस ये अब आपको एक क्रिया करनी है कि इसका दोहराव करना है, बैठना है, पढ़ना है और सोचना है कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा। उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में रिवाइज करिए, बहुत सारी क्रियाओं के बारे में लिखिए, प्रेरणार्थक क्रिया लिखिए, पूर्वकालिक क्रिया लिखिए, उदाहरण लिखने की आदत डालिए। टॉपिक को सुनकर जो बच्चे उदाहरण लिखना सीख जाते हैं तो वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं और परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको भी करना है, क्योंकि आप भी जो मेरे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक हैं। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मुझे बताते रहिए पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में क्या चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ मुझे बताते रहिए, क्योंकि जो संवाद है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो आप सब कुछ जान चुके हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स न केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 7 से 12वीं तक 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और या फिर आपका एमपी बोर्ड हो, सारे वीडियोस यहाँ पर आपको हर एक कक्षा के उपलब्ध हैं। बस आपको ढूंढने की देर है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करूँ तो एनटीएससी, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओलंपियाड्स की तैयारी आप कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो हर एक चीज़ों के लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो मेहनत है वीडियो को ढूंढने की और बस कर दिखाने की। सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, हर एक चीज़ आपको देखते से समझ में आने वाली है, और इतना अच्छा एजुकेशन साथ में बिल्कुल फ्री। तो ये तो भाई सोने पे सुहागा जैसी बात है। तो बस पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ज्ञान को अपने बांटते रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं।
अब बात आती है बुक्स और ई बुक्स का जो कलेक्शन है, तो भाई वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देखिए, खोजिए, एड्रेस भेजिए और बस तुरंत हासिल कर लीजिए। तो हम हर जगह हैं, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो बस बने रहिए हमारे साथ, चीज़ों को सीखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए चीज़ें, क्योंकि जितना आप सबसे शेयर करेंगे तो जो ज्ञान है वो तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में जो आपका मित्र है जब उसे भी सब चीज़ें आएंगी ना, तो वो एक जो कम्युनिकेशन होता है ना, संवाद, जो वार्तालाप होता है, अच्छा तुमने ये पढ़ लिया, मैं ये पढ़ने वाला हूँ, अच्छा तुमने ये पढ़ लिया, चलो मुझे बता दो, तो ये संवाद जो होता है ना, ये बहुत काम आता है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।